अब आज हम वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद द्वारा जो कर्म की व्याख्या की गई है उसकी चर्चा करेंगे। तो हम आगे बात करते हैं। जैसे कर्म का आधार द्रव्य है। कर्म मूर्त द्रव्यों का गतिशील व्यापार है। मूर्त द्रव्य 5 हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन। तो कर्म का निवास इन्हीं द्रव्यों में होता है। तो कर्म का निवास सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता है, क्योंकि वे स्थान परिवर्तन से शून्य हैं। कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि द्रव्य की 2 विशेषताएं हैं, पहला सक्रियता और दूसरा निष्क्रियता। अर्थात कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है, जबकि गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है। कर्म निर्गुण है, गुण द्रव्य में ही आश्रित रहता है, कर्म में नहीं रहता। अर्थात कर्म के द्वारा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्यों से संयोग भी होता है। तो कर्म को इसलिए संयोग और वियोग का साक्षात्करण माना जाता है। गेंद को ऊपर फेंके जाने पर छत से संयुक्त होना कर्म का व्यापार के द्वारा ही संभव है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कर्म की परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है कि कर्म वह है जो द्रव्य में समवेत है, जो गुण से शून्य है, जो संयोग और वियोग का साक्षात्करण है। अर्थात संयोग, वियोग या विभाग का साक्षात्करण है। कर्म गुण से भिन्न है। गुण निष्क्रिय है परंतु कर्म सक्रिय है। गुण स्थायी होता है परंतु कर्म क्षणिक होता है। गुण संयोग और वियोग अर्थात विभाग का कारण नहीं होता है, परंतु कर्म संयोग और विभाग मतलब वियोग का कारण है। इन भिन्नताओं के बावजूद दोनों में ये सदृश है कि द्रव्य में निवास करते हैं। कर्म और गुण की कल्पना द्रव्य के अभाव में नहीं की जा सकती। कर्म द्रव्य से भिन्न है। द्रव्य की सत्ता के लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वह स्वतंत्र है। इसके विपरीत कर्म परतंत्र है। कर्म अपने आप खड़ा न होकर द्रव्य पर आश्रित रहता है। कर्म को पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि कर्म के बारे में सोचा जा सकता है, उसका नामकरण संभव है। जिस दृष्टिकोण से गुण को पदार्थ कहा जाता है, उसी दृष्टिकोण से कर्म को पदार्थ कहा जाता है। कर्म की अनेक विशेषताएं हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। पहली विशेषता कर्म की यह है कि कर्म क्षणिक होता है। ये कुछ ही काल तक जीवित रहता है। गेंद को छत से नीचे की ओर फेंकने में कर्म होता है, परंतु ये कर्म चंद क्षणों तक ही कायम रहता है। वैशेषिक ने यहाँ तक कहा है कि कर्म 5 की क्षण तक कायम रहते हैं। कर्म की यह विशेषता उसे गुण से भिन्न बना देती है। गुण स्थायी होता है। जैसे कहा है कि गेंद का रंग जो गुण है वो स्थायी होता है। ये तब तक कायम रहता है जब तक गेंद की सत्ता बनी रहती है। कर्म की दूसरी विशेषता ये है कि सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। जैसे असीमित द्रव्य हैं, जैसे आकाश, काल, आत्मा, मन, ये सब कर्म से रहित हैं। इन द्रव्यों का स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता। ये एक स्थान से दूसरे स्थान में गतिशील नहीं हो सकते। यही कारण है कि इन द्रव्यों में कर्म का अभाव पाया जाता है। कर्म केवल सीमित द्रव्य में ही होता है। अब कर्म की तीसरी विशेषता ये है कि कर्म से निश्चित द्रव्यों का निर्माण असंभव है, परंतु गुण में ये खूबी पाई जाती है। जैसे भिन्न भिन्न अंशों के संयोग से मिश्रित द्रव्य का निर्माण हो संभव है, यही संयोग गुण है। कर्म की चौथी विशेषता यह है कि कर्म गुण से शून्य है। ये निर्गुण है। यह निर्गुण है। कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है और गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है। गति को इसलिए गुण कहना है कि ये तेज या धीमी होती है, अमान्य है। धीमा या तेज होना कर्म का लक्षण है, गुण का नहीं। अब प्रशस्तवाद ने कर्म का होना कुछ उपाधियों के कारण बतलाया है, जिनमें मुख्य विशेषताएं ये हैं कि पहला गुरुत्व क्या है, अर्थात भारी द्रव्य पृथ्वी की ओर गिरते हैं, अतः भारीपन कर्म का कारण होता है। दूसरा तरलता है, अर्थात तरलता पदार्थों में गति दीख पड़ती, यही कारण है कि जल में गति रहती है। तीसरा है भावना, अर्थात भावना के कारण जीवात्माओं में क्रियाशीलता होती है। चौथा है संयोग, अर्थात संयोग के कारण भी गति का आविर्भाव होता है।
छत से फेंकी जाने वाली गेंद का संयोग जब पृथ्वी से होता है तो कर्म कहलाता है। अर्थात वैशेषिक द्वारा कर्म 5 प्रकार के माने गए हैं। ये 5 प्रकार के कर्म इस प्रकार हैं, जैसे उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। अब इनकी एक एक करके व्याख्या करते हैं। जैसे उत्क्षेपण क्या है? क्षेपण उस कर्म को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु का संयोग ऊपर के प्रदेश से होता है। जैसे पत्थर का आकाश की ओर फेंकना इस कर्म का उदाहरण है। दूसरा है अवक्षेपण। अवक्षेपण उस कर्म को कहते हैं जिससे वस्तु का नीचे के प्रदेश से संयोग होता है, अर्थात छत पर से नीचे की ओर पत्थर फेंकना अवक्षेपण कहलाता है। इस तरह से नया वैशेषिक दर्शन में उत्क्षेपण और अवक्षेपण को उखल तथा मूसल के उदाहरण के द्वारा बतलाया गया है। हाथ की गति से मूसल ऊपर उठता है तो ये उत्क्षेपण है। हाथ की गति से मूसल नीचे लाया जाता है तो जिसके फलस्वरूप उसका संयोग उखल से ही होता है। इस क्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। हवा के प्रभाव से धूल, पत्ते, कागज आदि को ऊपर जाना उत्क्षेपण है। आंधी, तूफान, भूकंप आदि के फलस्वरूप पेड़ पौधे, मकान आदि का गिरना अवक्षेपण कहलाता है। अब अगला देखते हैं आकुंचन क्या है। तो आकुंचन सिकुड़ता है। ये वह क्रिया है जिसके द्वारा वस्तु के अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। जैसे हाथ पैर मुड़ना आकुंचन का एक उदाहरण है। अगला है चौथा प्रसारण। तो प्रसारण का अर्थ है फैलाना है। इस कर्म के द्वारा वस्तु के अवयव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मुड़े हुए कागज को पहले जैसा कर देना इस कर्म का उदाहरण है। मुड़े हुए हाथ पैर वस्त्र इत्यादि को फैलाना प्रसारण का उदाहरण कहा जाता है। अब आखिरी और पांचवा है गमन। तो ऊपर बतलाए गए चारों प्रकार के कर्म के अतिरिक्त सभी प्रकार के कर्म गमन में शामिल हैं। भ्रमण, आग की लपट का ऊपर की ओर उठना, बालक का दौड़ना इत्यादि गमन की विधि को रूप हैं। इस तरह से हमने आज यहाँ इस सेशन पे महर्षि कणाद मुनि के द्वारा जो कर्म की व्याख्या की गई है वैशेषिक दर्शन में, उसकी व्याख्या किया है। और अगले सेशन में वैशेषिक दर्शन में एक जो समान पदार्थ है उसकी चर्चा करेंगे।